उसके हाथों में कोर्ट का नोटिस फड़फड़ा रहा था। हतप्रभ सी बैठी थी वह। उसे एकदम जड़वत बैठ देख उसके दोनों बच्चे उससे चिपक गए। उनके स्पर्श मात्र से उसकी ममता का सैलाब उमड़ आया और आंसू बहने लगे। आंसुओं की धार उसके चेहरे को ही नहीं, उसके मन को भी भिगो रही थी। न जाने इस समय वह कितनी भावनाओं की लहरों पर चढ़ उतर रही थी। घबराहट, दुख, डर, अपमान, असमंजस और न जाने क्या क्या झेलना बाकी है। अभी संघर्षों का दौर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब भी उसे लगता कि उसकी जिंदगी में अब ठहराव आ गया है, सब कुछ सामान्य हो गया है, फिर उथल पुथल शुरू हो जाती। दोनों बच्चों को अकेले पालने में जो उसने मुसीबतें झेली थी, उसके स्थितियों को समझने लायक बड़े होने के बाद उसने सोचा था कि वो कम हो जाएगी, और ऐसा हुआ भी था। पल्लवी 11 साल की हो गई थी, पल्लव 9 साल का। दोनों अपने माँ की परेशानियों को नसीब समझने लगे थे, वरन सच्चाई अवगत होने के बाद उन्होंने अपने पापा के बारे में पूछना भी छोड़ दिया था। पिता की कमी वे भी महसूस करते थे, पर नानी और मामा से उनके बारे में थोड़ा बहुत जानने के बाद वे दोनों एक तरह से माँ की ढाल बन गए थे। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों को अपने पापा का पूरा सच मालूम हो, इसलिए कभी विस्तार से इस बारे में बात नहीं की थी। उसे अपनी ममता पर भरोसा था कि उसके बच्चे उसे गलत नहीं समझेंगे। कागज पर लिखे शब्द मानो शोर बनकर उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे। चरित्रहीन, चरित्रहीन, चरित्रहीन है यह, इसलिए इसे बच्चों को अपने पास रखने का भी हक नहीं है। ऐसी स्त्री के पास बच्चे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? उन्हें अच्छे संस्कार कैसे मिल सकते हैं? इसलिए बच्चों की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। एक पिता होने के नाते मैं उनका ध्यान ज़्यादा अच्छी तरह से रख सकता हूँ और उनका भविष्य भी सुरक्षित कर सकता हूँ। चरित्रहीन शब्द किसी हथौड़े की तरह उसके अंतस पर प्रहार कर रहा था। माँ का रोता देख पल्लवी कोर्ट का कागज माँ के हाथों से ले लिया। ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, पर इतना अवश्य जान गई थी कि माँ पर इल्ज़ाम लगा जा रहे हैं। पल्लव, तू सोने जा, पल्लवी कहा। तो वह बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, सब जानता हूँ। हमारे पापा ने नोटिस भेजा है और वे चाहते हैं कि हम उनके पास जाकर रहें। ऐसा कभी नहीं होगा मम्मी, आप चिंता न करें। मैं टीवी के सीरियल में देखा था कि कैसे कोर्ट में बच्चे को ले जाने के बाद लड़ाई होती है। मैं नहीं जाऊंगा पापा के पास। दीदी, आप भी नहीं जाना। पल्लव की बात सुनकर वह हैरान रह गई। सही कहते हैं लोग कि वक्त किसी को भी परिपक्व बना सकता है। मैं भी नहीं जाऊंगी उनके पास और कोर्ट में जाकर कह दूंगी हमें मम्मी के पास ही रहना है। फिर कैसे ले जाएंगे वे हमें? मुझे तो उनकी शक्ल तक याद नहीं। इतने सालों तक एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए, फिर अब क्यों ड्रामा कर रहे हैं? पल्लवी के स्वर में रोष था। कोई गलती न होने पर भी वह इस समय बच्चों से आंख नहीं मिला पा रही थी। छी, कितने गंदे शब्द लिखे हैं नोटिस में। किसी तरह उसने उन दोनों को सुलाया। रात की काली माँ परिवेश में पसर चुकी थी। उसे लगा कि अंधेरा जैसे जैसे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। इस बार यह अंधेरा उसके बच्चों को छीनने के लिए आ रहा है। भयभीत हो उसने बच्चों की ओर देखा। नहीं, वह अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं होने देगी। अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे अलग कर सकती है वह? तब तक गया पिता का अधिकार जब उसके बच्चों को साथ छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बच्चों की बगल में लेटकर उसने उनके ऊपर हाथ रख दिया और जैसे कि कोई सुरक्षा कवच डाल दिया हो। उसके दिलो दिमाग के बार बार चरित्रहीन शब्द किसी पैने शीशे की तरह चुभ रहा था। कितनी आसानी से इस बार उस पर एक और आरोप लगा दिया गया है, और विडंबना तो यह है कि उस पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया गया है, जिसे कभी झल्ली, मूर्ख, बेअकल और गंवार कहा जाता था। आभा को लगा कि नरेश का स्वर इस कमरे में भी गूंज रहा है कि तुम चरित्रहीन हो, तुम चरित्रहीन हो। उसने अपने कानों पर हाथ रख दिया। सिर में तेज दर्द होने लगा था। समय के साथ शब्दों ने नया रूप ले लिया।
पर शब्दों की व्यू रचना तो बरसों पहले ही हो चुकी थी। अचानक तुम गवार हो, तुम गवार हो शब्द गूंजने लगे। आभा घिरी हुई रात के बीच अतीत के गलियारों में भटकने लगी। माँ बाप ने तुम जैसी गवार मेरे पल्ले बांध दी, मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हारी जगह कोई पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बीबी होती तो मुझे कितनी मदद मिल जाती। एक की कमाई से घर कहाँ चलता है? तुम्हें तो लगता है कि घर संभाल रही हो तो यही तुम्हारी बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। अरे घर का काम तो मेड भी कर सकती है, पर कमा कर तो बीबी ही दे सकती है। नरेश हमेशा उस पर झल्लाता रहता। आभा ज़्यादातर चुप ही रहती थी। बहुत पढ़ी लिखी न सही, पर ग्रेजुएट थी। बस आगे कोई प्रोफेशनल कोर्स करने का मौका ही नहीं मिला। कॉलेज ख़त्म होते ही शादी कर दी गई। सोचा था शादी के बाद पढ़ेगी, पर सास ससुर देवर ननद गृहस्थी के कामों में ऐसी उलझ गई कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाई। टैलेंट उसमें भी था, मूर्ख नहीं है। कई बार उसका मन करता चिल्लाकर एक बार नरेश को चुप ही करा दे, पर सास ससुर की इज्जत का मान रखते हुए उसने अपना मुंह ही सी लिया था। घर में विवाद हो यह वह नहीं चाहती थी, मगर मन ही मन ठान जरूर लिया था कि वह पढ़ेगी और स्मार्ट बन दिखाएगी। स्मार्ट यानी मॉडर्न, और वह भी कपड़ों से। ऐसी नरेश की सोच थी, पर वह स्मार्टनेस सोच में ही लाने की विश्वास करती थी। जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो गए तो उसकी कोशिशें फिर ठहर गई। बच्चों की अच्छी परवरिश प्राथमिकता बन गई, मगर खर्चे बढ़े तो नरेश की झल्लाहट भी बढ़ गई। बहन की शादी पर लिया कर्ज, भाई की पढ़ाई और माँ बाप की भी जिम्मेदारी। गलती उसकी भी नहीं थी, वह समझ रही थी, इसलिए उसने सिलाई का काम करने का प्रस्ताव रखा, ट्यूशन पढ़ाने का प्रस्ताव रखा, पर गालियाँ ही मिली। कोई सोफिस्टिकेटेड जॉब कर सकती हो तो कर लो, पर तुम जैसी गवार को कौन नौकरी देगा? बाहर निकलकर उन वर्किंग वुमन को देखो, क्या बढ़िया जिंदगी जीती है। पति का हाथ भी पटाती है और उनकी शान भी बढ़ाती है। आभा सचमुच चाहती थी कि कुछ करे, मगर वह कुछ सोच पाती उससे पहले ही विस्फोट हो गया। निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी ले जा। मुझे तेरी जैसी गवार की ज़रूरत नहीं है। मैं किसी नौकर पेशा से शादी करूँगा। तेरी जैसी फूहड़ की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। सख्ते में आ गई थी वह। फूहड़ और गवार मैं हूँ कि नरेश? कह ही नहीं पाई वह। सास ससुर के समझाने पर भी नरेश नहीं माना। उसके खौफ से सभी डरते थे। उसके चेहरे पर उभरे एक राक्षस को देख उस समय वह भी डर गई थी। सोचा कुछ दिनों बाद जब गुस्सा शांत हो जाएगा वह वापस आ जाएगी। 2 साल की पल्लवी और 1 साल का पल्लव को लेकर जब उसने घर की दहेरी के बाहर पाँव रखा, तब उसे क्या पता था कि नरेश का गुस्सा कभी शांत होगा ही नहीं। मायके में आकर भाई भाभी की मदद से वह स्नेह पाकर उसने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पढ़ाई की। फिर जब एक कंपनी में उसे नौकरी मिली तो लगा कि अब उसके सारे संघर्ष खत्म हो गए। बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया, खुद का किराए पर एक घर ले लिया। इतने सालों बाद फिर से यह झंझावात कहाँ से आ गया? यह सच है कि नरेश ने तलाक नहीं लिया था। वह सुनने में आया था कि किसी पैसे वाली औरत के साथ ऐसे ही रह रहा था। सास ससुर गांव चले गए थे और देवर अपना घर बसाकर दूसरे शहर में चला गया था। फिर अब बच्चों को क्यों चाहिए उसे? वह इस बार हार नहीं मानेगी। वह लड़ेगी अपने हक के लिए, अपने बच्चों की खातिर। आखिर कब तक उसे नरेश के हिसाब से स्वयं को साँचे में ढालने रहना होगा? उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़नी ही होगी। आखिर कैसे वह चाहे जैसा मर्जी इल्ज़ाम लगा सकता है, और फिर किस हक से? अब वह तलाक लेगी नरेश से। अदालत में जज के सामने खड़ी थी आभा। मैं अपने बच्चों को किसी भी हालत में इसे नहीं सौंप सकती हूँ। मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं। पिता का कोई दायित्व कब निभाया है इस आदमी ने? तुम्हारे जैसी महत्वाकांक्षी, रातों को देर तक बाहर रहने वाली, ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट और मॉडर्न औरत इसके बच्चों को कैसे सुरक्षित रह सकती है? पुरुषों के साथ मीटिंग के बहाने बाहर जाती है, उनके हंस हंस कर बातें करती है। मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या यह अब किसी भी आदमी के साथ घूमने के लिए आज़ाद है?
जज साहब, मैं इसे अभी भी माफ़ करने को तैयार हूँ। यह चाहे तो वापस आ सकती है। मैं इसे अपना लूँगा। नहीं, कभी नहीं। नहीं, तुम मुझे अपनाना चाहते हो क्यों?